हाय एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डेटा की जॉब्स और डेटा की इम्पोर्टेंस दिनों दिन बढ़ते जा रही है, जिसके वजह से कंपनीज बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर काम कर रही है, डेटा से प्रोडक्ट बना रही है, डेटा से नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। सभी लोगों को डेटा का एनालिसिस करना है, डेटा को समझना है, जिससे हम नई चीज़ें कर पाए, साथ ही साथ में डेटा से हम नए प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज कर पाए। इसी वजह से हम देख रहे हैं आजकल डेटा की जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए रोड मैप, हाउ टू बिकम डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। तीनों फील्ड के बारे में हम समझेंगे। तीनों फील्ड में एग्जैक्टली सेम टाइप की रिक्वायरमेंट लगती है, बस एक्सपीरियंस और थोड़ी बहुत चीज़ें अलग अलग डिफर करती है। इसके वजह से हम ये रोल्स में डिवाइडेशन देखते हैं, स्किल्स का थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे रोड मैप को, जो तीनों के लिए जेनरिक होने वाला है। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि डेटा एनालिस्ट के लिए कितना पढ़ना नेसेसरी है, उतने में हो जाएगा। डेटा इंजीनियर के लिए कितना पढ़ना नेसेसरी है और डेटा साइंटिस्ट के लिए कितना पढ़ना नेसेसरी होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे हर चीज़ के लिए होता है, जब आपको एक जॉब चाहिए होती है इंजीनियरिंग फील्ड में, या आपने बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, कुछ भी किया हो, और आपको आईटी फील्ड में एक जॉब चाहिए और आपको डेटा रिलेटेड जॉब चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना होगा जब आप कॉलेज में उतरते हो, कि आपको एक लैंग्वेज सीखना होगा। वो हो सकती है जावा, पाइथन, स्काला और एसक्यूएल, जो मस्ट होती है ये डेटा वाली टेक्नोलॉजी के लिए। डेटा की अगर हम बात करते हैं, तो डेटा को कंपनीज कहीं ना कहीं सेव करती है। जो सेव स्ट्रक्चर होता है, या जहाँ पे सेव या डंप करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, उसी तरीके से हम डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करते हैं। जो सबसे पॉपुलर डेटा वेयर हाउसिंग की टेक्नोलॉजी है वो हाइव है, जो हम मेजोरिटी डेटा इंजीनियर्स लोग यूज़ करते हैं। उसमें जो क्वेरीज होती है, या डेटा मैनिपुलेशन या डेटा रीड करने की जो टेक्निक होती है, वो एसक्यूएल के थ्रू आती है। इसलिए हमें एसक्यूएल को सीखना बहुत ज़रूरी है। एसक्यूएल हमारे लिए मस्ट टेक्नोलॉजी है अगर आपको डेटा रिलेटेड काम करना है कुछ भी। और डेटा एनालिस्ट के लिए ये तो मस्ट हो जाता है। जो लोगों को एसक्यूएल ढंग से आती है वो आराम से डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि वो पूरा डेटा को मैनिपुलेशन या डेटा की रिपोर्ट बना रहे होते हैं, और वहाँ पे एसक्यूएल का बहुत ही मेन रोल प्ले होता है। साथ ही साथ में पाइथन और जावा में से आप कोई एक लैंग्वेज चूज़ करो। ठीक है, वो जावा भी हो सकती है, उससे भी आपका डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर वाला काम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना है, जावा, पाइथन, और एसक्यूएल मस्ट है। एसक्यूएल तो सभी लोगों को करना ही करना है। अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में आते हैं, तो आपको समझना होगा कि डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, डेटा कहाँ पे सेव होता है, डेटा कहाँ पे डंप होता है, डेटा लेक क्या होता है, डेटा लेक और वेयरहाउस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपको मैं शॉर्ट में बताऊं, डेटा लेक वो चीज़ होती है कि आपके पास, लेक का मतलब क्या होता है, डेटा रखा है और डेटा आ भी रहा है, नया डेटा भी आ रहा है साथ में। डेटा वेयरहाउस क्या है, जहाँ पे डंपिंग हो रही है डेटा की, और आप उसको एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ करते हो। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमारा पाई स्पार्क, स्काला के अंदर भी स्काला वाला स्पार्क अलग होता है। तो पाई स्पार्क, ये स्पार्क वाली टेक्नोलॉजी आप जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डेटा को आपको फेच करके ला के दे रहा होता है यूजिंग मैप रिड्यूस। तो वो सब चीज़ें आपको इंटरनल वर्किंग समझना होगा। बट अगर आपको एसक्यूएल आती है, तो आप आसानी से वो प्लेटफॉर्म में जाके कुछ भी डेटा रीड कर सकते हो। बट आपको बैकग्राउंड का समझना है कि कैसे वो चलता है, कैसे वो हो रही है चीज़ें, क्लस्टर क्या होते हैं, कहाँ से कौन से नोड से डेटा आता है और कैसे मैनिपुलेट होते होके मैप रिड्यूस के थ्रू वो एट द एंड आपको शो होता है। वो सब चीज़ें आप समझोगे स्टेप 2 में। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली, मतलब आप डेटा एनालिस्ट आराम से बन सकते हो। डेटा एनालिस्ट के लिए इतनी ही चीज़ ज़रूरी होती है। और पाइथन की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, पाइथन जावा की। आपको स्क्रिप्टिंग लिखना पड़ सकता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, जो डेली रन होती है कंपनीज़ में। वो सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा, और इतनी ही रिक्वायरमेंट में आप डेटा एनालिस्ट ईज़िली बन पाओगे। और बहुत केसेज़ में तो ये भी देखा गया है कि आपको अगर एसक्यूएल भी अच्छे से आती है, तब भी आप एक परफेक्ट डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। अगर हम इसकी थर्ड स्टेप की बात करें, तो तीसरी स्टेप जो हमारी है वो है पाइपलाइन बिल्डिंग की। और ये स्पेसिफिक रिलेटेड है डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के लिए। डेटा इंजीनियर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा इंजीनियर्स 90% ऑफ द टाइम पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। अब ये पाइपलाइन किस तरीके की होती है? पाइपलाइन मतलब होता है एक जगह से डेटा को ले जाके दूसरी जगह पे डेटा को पहुंचाना, और उसमें कुछ कुछ चेंजेस करना।
कि डेटा खराब था, मैंने दूसरी जगह पहुँचा के उसको अच्छे से करके दूसरी जगह रख दिया। उस तरीके से वो प्रोसेस को हम बोलते हैं ईटीएल प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ठीक है? एक्सट्रैक्ट का मतलब है मैंने डेटा निकाला, ट्रांसफ़ॉर्म का मतलब है मुझे जो भी चेंजेस करना था, मुझे साफ़ करना था डेटा, कुछ-कुछ रिलेशनशिप फाइंड करना था, वो सब मैंने किया और कोई नए टेबल में लोड कर दिया डेटा। वो प्रोसेस को हम बोलते हैं ईटीएल प्रोसेस और यही प्रोसेस मेनली यूज़ होती है पाइपलाइन बिल्डिंग के लिए और पाइपलाइन में चीज़ें करने के लिए। आपको थोड़ा बहुत काफ़का की जानकारी होना चाहिए क्योंकि क्या होता है कभी-कभी पाइपलाइन्स ऐसे रन टाइम पे उसमें काफ़का लगा होता है और रन टाइम पे वो एसिंक्रोनसली डेटा फेच कर रही होती है और डंपिंग मार रही होती है डेटाबेस के अंदर और वो पूरे टाइम चलता रहता है। कंज्यूमर हमेशा देखता रहता है कि कुछ कंज्यूम करूँ, जैसे ही उसको डेटा मिलता है वो फेच करता है और डीबी में लोड कर देता है। ठीक है? तो आपको काफ़का के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि काफ़का यूज़ नहीं होता है एज़ अ डेटा इंजीनियर, बट कुछ-कुछ कंपनीज़ में होता भी है। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप पढ़ लो। ब्रोकर्स क्या होते हैं, काफ़का में कैसे डीलिंग होती है, कैसे मास्टर नोड और स्लेव नोड का कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उसका आर्किटेक्चर होता है। ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ी है तो आपके लिए बोनस है। बट मैं बता रहा हूँ जैसे मैं भी पाइपलाइन्स बनाता हूँ, तो मैंने काफ़्का यूज़ नहीं किया। बट हाँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली पाइपलाइन्स है, उसमें रिग्रेशन टेस्ट होते हैं, उसमें ईटीएल ट्रांसफ़ॉर्म होता है, उसमें मल्टीपल जॉइन होते हैं, एसक्यूएल का बहुत ज़्यादा यूसेज है। तो एसक्यूएल तो आपके लिए मस्ट है, एडवांस लेवल की एसक्यूएल आपको आना चाहिए अगर आपको डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट या साइंटिस्ट कुछ भी बनना है, एसक्यूएल इज़ द मस्ट थिंग। एसक्यूएल तो आना ही चाहिए भाई। अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद क्या है, आजकल के टाइम में 2015 से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च हो गया। एडब्ल्यूएस ने किया, ठीक है? अज़्यूर ने किया, गूगल ने किया जीसीपी, ठीक है? ये तीनों हमारे पास क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं पाइपलाइन बिल्डिंग के लिए, पाइपलाइन उस पे चलाते हैं या हम उसमें क्लस्टर या रिसोर्सेज़ कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है। तो आपको अज़्यूर के बारे में पता होना चाहिए, आपको एडब्ल्यूएस के बारे में पता होना चाहिए, उसमें कैसे हम कंटेनर्स बनाते हैं, कैसे हम वीएम बनाते हैं, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम पाइपलाइन उस पे चलाते हैं अपनी। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर आप एज़ ए डेटा इंजीनियर काम करना चाहते हो कोई कंपनी में। बहुत सारी कंपनीज़ में ये भी देखा गया है कि अपना डेटाबेस होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना हार्डवेयर होता है। जैसे हम पेमेंट डोमेन की बात करें, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे अपना हार्डवेयर है। अपनी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर का यूज़ कर रहे हैं। उनका रेस्ट्रिक्शंस है कि उनका डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, दूसरे क्लाउड सर्विसेज़ पे ना जाए। बट बहुत सारी कंपनीज़ ये सब चीज़ें यूज़ करती है। तो अगर आप एक डेटा इंजीनियर हो या बनना चाहते हो, तो आपको अज़्यूर, एडब्ल्यूएस, जीसीपी इनमें से कुछ पता होना चाहिए। ठीक है? ओह! माय गोल रीच, ओके। तो अज़्यूर की हम बात करें, जो अज़्यूर का परसेंटेज है मार्केट में, मतलब मार्केट यूज़ कर रहा है अज़्यूर को, वो 30% है आउट ऑफ 100। अगर एडब्ल्यूएस का हम देखें, तो वो अराउंड 50% है और बचा वाला जीसीपी का है। अज़्यूर और एडब्ल्यूएस बहुत ही ट्रेंडिंग टेक है और यही मेजॉरिटी ऑफ केस कंपनीज़ में यूज़ हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जगह पे यूज़ हो रहा है, तो आप ज़रूर एडब्ल्यूएस और अज़्यूर को ही सीखें। जीसीपी को उतना ध्यान ना दें क्योंकि अज़्यूर और एडब्ल्यूएस में आपके पास जॉब्स ज़्यादा है और जॉब्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब्स आपके लिए ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, ठीक है? और एडब्ल्यूएस और अज़्यूर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जो आप कर सकते हो, उसमें मज़ा भी आता है। जीयूआई होता है, आप प्रोक्योर करो, कमांड चलाओ, अपना एप्लीकेशन वहाँ डिप्लॉय करो, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है? और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो भी आपको समझना है। ये सब चीज़ें हमें समझ लेना है एडब्ल्यूएस और अज़्यूर को और यहाँ पे आपका डेटा इंजीनियर का रोड मैप एंड हो जाएगा। हमने देखा कि भाई एनालिस्ट का जो रोड मैप है, वो एसक्यूएल पढ़ने से भी एंड हो जा रहा है। डेटा इंजीनियर का जो रोड मैप है, वो थोड़ा-सा बड़ा है। हमें पाइपलाइन बिल्डिंग सीखना होता है, हमें हडूप इकोसिस्टम सीखना होता है, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सीखना होता है और हमें अज़्यूर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें सीखना होता है टू बिकम अ डेटा इंजीनियर। अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूँ, अब डेटा साइंटिस्ट में थोड़ा-सा ट्रिक है, ठीक है? अब जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? डेटा साइंटिस्ट में क्या आता है? डेटा साइंटिस्ट को जितना भी मैंने लिखा है, ये सब कुछ आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको कुछ और भी आता है जो ये लोगों को नहीं आता है। उसको क्या आता है? उसको मॉडल्स बनाते आता है, ठीक है? वो डेटा साफ भी कर सकता है, डेटा को एनालाइज़ भी कर सकता है और डेटा से रिकमेंडेशन मॉडल्स भी बना सकता है। उसको क्या आता है? मॉडल्स। तो अगर मुझे मॉडल्स बनाना है, तो मुझे
एआई और मशीन लर्निंग सीखना होगा। मशीन लर्निंग में बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती है, ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ, जो कि होता है हमारा फीचर इंजीनियरिंग। ये सब चीज़ें डेटा साइंटिस्ट को आती है। मतलब डेटा साइंटिस्ट भाई टॉप कोडर है। टॉप कोडर मतलब जिसको सब कुछ आता है, उसको मॉडल बनाते आता है, उसको कुछ भी बोल दो। बोलो डेटा एनालाइज़ करना है, कर लेगा। बोलो पाइपलाइन बनाना है, बना देगा। बोलो मॉडल्स बनाना है डेटा के ऊपर, एनालाइज़ करके मॉडल बना के दे देगा कि जाओ एआई मॉडल ले जाओ। तो भाई डेटा साइंटिस्ट के लिए तो भाई आपको काफ़ी कुछ सीखना होगा। और डेटा साइंटिस्ट जनरली आपको फ्रेशर रोल पे मिलता भी नहीं है। आपको डेटा इंजीनियर मिल जाएगा, आपको डेटा एनालिस्ट मिल जाएगा। डेटा साइंटिस्ट अभी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके पास डेटा बहुत हार्ड है, उनको लगता है कि भाई डेटा साइंटिस्ट की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मॉडल्स बना रहे हैं, वो मॉडल्स हेल्थ केयर में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? वो किसी की लाइफ का प्रेडिक्शन बता रहा है कि ये कैंसर कैंसर का प्रेडिक्शन दे रहा है कि आपको कैंसर कितने साल में हो सकता है या अभी आपको कितने दिनों में होने वाला है, ठीक है? इस टाइप के प्रेडिक्शन हेल्थ में और बहुत सारी जगह पे मॉडल्स देते हैं। तो अब अगर वहाँ पे आप फ्रेशर को भेज दोगे या वो काम आप फ्रेशर से कराओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि काम अच्छा ना हो। तो उसके लिए बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर की ज़रूरत होती है, इसलिए डेटा साइंटिस्ट रोल हमेशा 4+, 2+, 3+ या स्टार्टअप्स में आपको एज़ ए फ्रेशर मिल सकता है, बट बड़ी कंपनीज़ में जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको 4+, 5+ पे ही डेटा साइंटिस्ट रोल मिलेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस होता है डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के अंदर। ओके? तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को बताना कैसे आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो, कैसे आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। और ये सब चीज़ों में एक चीज़ मैं भूल गया, वो होता है जेएनएआई का यूसेज। जेएनएआई आजकल के टाइम में हर जगह आपको यूज़ करना है। आप चाहे डेटा एनालिसिस कर रहे हो, आप पाइपलाइन बना रहे हो या मॉडल बना रहे हो, अब जेएनएआई टूल्स का हेल्प से आप अपनी प्रोडक्टिविटी 50% इम्प्रूव कर सकते हो। 50% इज़ द बिग अमाउंट, ठीक है? मतलब पहले हम जैसे 100% पे चलते थे, ठीक है? कि पहले आपको 4 दिन लगते थे, अब आप वो काम 2 दिन में कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज़ ऑफ जेएनएआई टूल्स। क्योंकि वो आपको आपके कोड के हिसाब से सॉल्यूशन देता है, आपके जो रिक्वायरमेंट होती है वो सॉल्यूशन देता है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल होने के वजह से वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज या अपनी खुद की लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो आप उससे, और वो आपको सॉल्यूशन दे रहा होगा एज़ ए कोड, और वो कोड को आप इम्प्लीमेंट करके या लगा के टेस्ट कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती है आज के टाइम में। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ईज़ी है, और ये रोड मैप आप अपने 2 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हो, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 3 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हो कि आपको अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए 4th ईयर में। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और कुछ लोग जो ज़्यादा टैलेंटेड है, वो जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन टोटली अपॉन यू, ठीक है? बट ये सब चीज़ें जो आपको कवर करना होगा अगर आपको डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो भाई डेटा एनालिस्ट की सैलरी कम होती है, डेटा इंजीनियर की सैलरी और ज़्यादा होती है, और डेटा साइंटिस्ट की सैलरी और ज़्यादा होती है। क्योंकि आप देखोगे तो स्किल वाइज़ डेटा साइंटिस्ट सबसे ऊपर आना चाहिए, तो हाँ, डेटा साइंटिस्ट की सैलरी सबसे ज़्यादा है। डेटा इंजीनियर की भी कम नहीं है अगर आप बड़ी कंपनी में प्लेस होते हैं। डेटा एनालिस्ट की भी सही होती है। एज़ ए बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद डेटा इंजीनियर बन सकते हो, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाई डेटा साइंटिस्ट ही बनना है, धीरे-धीरे भी आप कर सकते हो, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे जिसकी नीड हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। आपको मज़ा आया होगा वीडियो में होपफुली। बाय बाय।